नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म के बारे में कि जो ऑटिज्म है ये क्या होता है, ये कैसी बीमारी है, इसका इलाज है नहीं है, इसको कैसे पहचानें। क्योंकि इस समय ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि ऑटिज्म जो है इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आप देखेंगे कि इसका जो रेशियो है वो अप्रॉक्स हर 20 बच्चे में एक बच्चा इस समय इसकी जद में है। और ये एक ऐसी चीज है कि एक बार हो जाए तो फिर पूरी लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है। सबसे पहले ये जो ऑटिज्म है बेसिकली ये होता क्या है दोस्तों। जो ऑटिज्म की शुरुआत है, अगर इसको थोड़ा आसानी से समझें तो ये लगभग आप देखेंगे कि 1.5 साल के आसपास इसको एक्सपर्ट जो है वो पहचान सकते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो इसको समझते समझते लगभग 2-2.5 साल लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं उसमें आप देखोगे ज्यादातर क्या होता है, बच्चा का जो स्पीच है वो डिले होता है, यानी बोल नहीं पा रहा है। दूसरी चीज जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बहुत नटखट नजर आता है बच्चा। इसमें बहुत ज्यादा उछल कूद करेगा, बहुत दौड़ भाग करता है। तो पेरेंट्स को कई बार ये गलतफहमी रहती है, वो खुश होते हैं इस बात से कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत एक्टिव है। एंड दूसरा फिर स्टेज आता है कि उनको ऐसा लगता है जब वो बच्चा लगभग 2 साल की उम्र में आ जाता है कि बच्चा सुन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको नाम लेकर के बुलाएंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा, वो अलग भाग जाएगा। तो इस तरीके से जो है उनको ऐसा लगता है कि ये सुन नहीं रहा है। फिर वो क्या करते हैं, कई बार डॉक्टर ईएनटी डॉक्टर के पास जाएंगे, उसकी सुनाई की जांच कराएंगे तो पता चलेगा सुनाई ठीक है। फिर उनको लगता है कि अब सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। फिर करते करते जब वो लगभग 2.5 साल में आ जाएगा तब एक चिंता होनी शुरू होती है कि ये तो सुन बात पर रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है, ये अपना अलग से खेल रहा है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि इस तरीके की जब प्रॉब्लम होती है तो बच्चा अपने में लास्ट हो जाता है, यानी वो एक ऑरा बना लेगा और उसी में वो अपने तरह से खेलेगा। कभी कभी उसको देखेंगे कि पहिए वाले खिलौने पसंद है। दूसरी चीज कभी कभी हम देखते हैं कि एक ही चीज को देखना पसंद करता है, रेपिटेटिव बिहेवियर बार बार करेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है इसमें ज्यादा होते हैं। रेपिटेटिव बिहेवियर मीन्स कि एक ही काम को बार बार करना। दूसरी चीज अकेले अकेले खेलेगा, बच्चों के साथ उसका इंटरेक्ट नहीं करेगा, शेयरिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगी, यानी कि किसी किसी के साथ भी चला जाएगा। सपोज टू भी वो अपने माँ बाप के साथ है, लेकिन अगर उसको कोई भी गोद ले ले, कोई भी उसको कुछ खिलाने की कोशिश करे तो बच्चे कई बार बड़ी आसानी से चले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके आधार पर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कुछ रिस्क है। कई बार आप देखोगे कि मीनिंगलेस साउंड, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो समझ नहीं आएगा, ऐसी ऐसी आवाजें बच्चा करता है। कुछ कुछ बोलेगा तो वो समझ नहीं आएगा। इसके अलावा इसको और अगर थोड़ा डीपली देखें तो आप देखेंगे कई बार टो वॉकिंग होती है, यानी जो इनका तलवा है वो ऐसे पंजे के बल बच्चा चलना शुरू करता है। बहुत ही पॉजिटिव होता है, गोद में नहीं जाएगा। कई बार अच्छा लगता है गोद में जाना। झूला झूलना बहुत पसंद करता है, पंखे को घूम रहा है तो उसको देखता रहेगा, लाइट को देखता रहेगा, अपनी परछाई को कई बार उससे खेलेगा, शीशे में जाकर के मिमिक करेगा। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट लक्षण इसमें शुरुआती तौर पर दिखते हैं। तो इसको जब अब ये तो है कि जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है वो इस आधार पर इसको किया जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है कि इसका जितना अर्ली इसको आइडेंटिफाई किया जाए उतना ही बेहतर है, तभी इसका इलाज जो है हम कर पाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद बात आती है कि आप किसके पास जाएं। इसके लिए अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स जाने की जरूरत है, जहां पर स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर अवेलेबल। क्योंकि जो इसका ट्रीटमेंट है वो रिहेबिलिटेशन सिस्टम इस तरह से है कि स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट है, वो क्या करेंगे कि जो इसका स्पीच डिले है, जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, सेंटेंस फ्रेमिंग एक्सेट्रा, उसको करेक्ट करने का काम करेंगे। दूसरा इसका जो रोल होता है वो इसमें होता है स्पेशल एजुकेटर का। स्पेशल एजुकेटर क्या करते हैं कि इसके जो अटेंशन स्पैन है
उस अटेंशन स्पैन को बेटर करने के लिए इसके तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं। तीसरा काम होता है इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इसकी जो रेस्टलेसनेस है, यानी जो हाइपर एक्टिव है, बच्चा बहुत ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ रहा है, इसको ठीक करते हैं। इसको हम बोलते हैं कि इसमें सेंसरी इशू है। सेंसरी इशू इन द सेंस जितने सेंसेस हैं हमारे, आईज, नोज, ईयर, स्किन, ये या तो हाइपर सेंसिटिव है या हाइपर सेंसिटिव है। एंड इनमें जो इंटीग्रेशन है कि आपस में, जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो आपसे बात कर रहा हूं, आपको मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन इस तरह के बच्चों में देखोगे कि जो देख रहे हैं या तो उसको सुन नहीं रहे, सुन रहे हैं तो देख नहीं रहे हैं, तो इस प्रकार से जो कनेक्शन है उसके बीच वो नहीं हो पाता है। तो इससे इनका जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी है वो लो हो जाती है, तो इसलिए ये अपने में ही लास्ट रहेंगे। तो ये एक इशू आता है। प्लस एकेडमिक स्किल्स में जैसे ग्रिपिंग है, फाइन मोटर स्किल्स हैं, उनमें चैलेंजेस होते हैं, मोटर कोऑर्डिनेशन में चैलेंजेस होते हैं, लिसनिंग स्किल्स हैं। तो इन सारे सेंसेस को बेटर इंटीग्रेट करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट प्लस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि इनकी जैसे वेस्टिबुलर सिस्टम है, यानी कुछ ये न्यूरो टर्म्स हैं। जैसे बच्चे को हाइट से बहुत डर लगता है, कई बार हाइट से डर नहीं लगता है, कहीं भी जंप जाता है, चोट का एहसास नहीं होता है, तो इन कंसेप्ट को जो है ब्रश नहीं करता है। तो इस तरह की चीजों को डील करने के लिए हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं स्कूलिंग। नॉर्मली कई बार पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि स्कूल के लिए नहीं ले जाते, उनका कहना है कि अभी बच्चा बोल नहीं रहा है, और वो काफी टाइम बार्ट कर देते हैं, तो वो एक चैलेंज आता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बस ये एक जो सिलेक्शन ऑफ स्कूल है उसको ये ध्यान में रखते हुए स्कूल सेलेक्ट किया जाए कि जहां पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल हो, लाइक स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेटर, सो दैट उसको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में ये चीजें मिल सके, राइट। देन वहां पर स्पेशल एजुकेटर हो जो उस बच्चे को समझ सके और उसका जो एकेडमिक प्लान है वो इस तरीके से चेंज हो सके। प्लस अब स्कूलिंग में क्या होता है कि अगर इंटरवेंशन के बाद उसको स्कूल में लाए और अगर वो बच्चा एकेडमिकली कई बार अच्छा परफॉर्म करता है और उस तरीके से मेन स्ट्रीम में फर्दर चला जाता है। अगर वो फर्दर में मेन स्ट्रीम में चला जाता है और नॉर्मल कैरिकुलम के हिसाब से कर लेता है विद असिस्टेंस, देन इट्स फाइन। अगर ऐसा नहीं संभव हो पा रहा है, यानी एज पर सीवियरिटी, हो सकता है उसको माइल्ड ऑटिज्म हो सकता है, मॉडरेट लेवल का हो सकता है, सीवियर लेवल का हो, और अगर वो लगता है कि ये नॉर्मल कैरिकुलम के साथ करना मुश्किल है, देन हम क्या करते हैं, प्री वोकेशनल स्किल में जाते हैं। प्री वोकेशनल स्किल्स में क्या होता है कि फर्दर उसकी कोई ऐसी स्किल जरूर होगी जिसमें वो बच्चा बेटर कर पाए, तो उस स्किल को में उसको ट्रेंड किया जाता है। सपोज टू बी कोई बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकता है, कोई बच्चा कंप्यूटर टाइपिंग कर सकता है, हो सकता है वो रीड न कर पा रहा हो, राइट नहीं कर पा रहा हो, तो इस तरीके की स्किल्स को उसको और ज्यादा उस ट्रेंड करके उसमें उसको फर्दर वोकेशनल के लिए तैयार करते हैं। सिमिलरली जब वो प्री वोकेशनल में थोड़ा ट्रेंड हो जाता है, यानी सपोज टू बी कंप्यूटर में उसको कुछ टाइपिंग थोड़ा बेसिक चीजें आ गई, देन उससे हाई लेवल का फिर वोकेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाते हैं, जहां पर उसको बाकायदा ट्रेन किया जाता है कोर्स के माध्यम से, ताकि उसको कोई जॉब या किसी फर्दर प्रोग्राम में जा पाए। क्योंकि इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, कि हर एक पेरेंट्स का एक वरीनेस होता है कि व्हाट विल बी आफ्टर अस। सो उस टाइम पर जो है उसको हमें इस तरीके की, अगर वोकेशनल ट्रेनिंग में जाकर के वो किसी रोजगार में चला जाता है तो फर्दर उसकी लाइफ इजी हो जाती है। तो इस तरह से ये टोटल ऑटिज्म को डील करने का एक तरीका है। आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इसके कमेंट्स में जाकर के हमें लिख सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।